मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू फाइन। तो सभी लाइव आ जाइए और अपने जो चैनल को है वो सब्सक्राइब करके दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। आप कंटिन्यू बने रहिए, कंटिन्यू क्लासें आप अपलोड हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो अपन टॉपिक वाइज देखते हैं। फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, 2-3 महीने बचे हैं, तो इसमें क्या अपनी एग्ज़ाम नज़दीक है। तो अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना थ्योरी का, फर्स्ट ईयर का है। टॉपिक है सेल एंड बैटरी। ठीक है, रासायनिक, ठीक है, विद्युत अपघटन और रासायनिक सेल एंड बैटरी का है, नया टॉपिक है। तो सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए और सेशन की ओर जुड़ जाए। तो टॉपिक की ओर अपन रुक करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम अपना सेल एंड बैटरी। ठीक है, देखो नया चैप्टर है और क्वेश्चन 20 से 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने को। तो इसमें सबसे पहले होता है अपना, एक तो होता है अपना, देखो विद्युत धारा के 3-4 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें एक होता है रासायनिक प्रभाव। उसमें क्या अपना रासायनिक प्रभाव। तो देखो सेल एंड बैटरी है वो रासायनिक प्रभाव पे काम करते हैं, रासायनिक प्रभाव। ठीक है, केमिकल इफेक्ट होता है, ये विद्युत धारा का एक प्रभाव है। तो इससे अपन देखो रासायनिक प्रभाव, जब किसी द्रव्य या विलयन में, जब किसी केमिकल में अपन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो अपने आयंस में छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव। और ये प्रभाव ही सेल एंड बैटरी में काम में आता है। ठीक है, तो रासायनिक प्रभाव किसे कहेंगे, विद्युत धारा का वह प्रभाव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किसी रासायनिक विलयन में, किसी केमिकल में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वो अपने आयंस में विभक्त हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में विलयन में विभक्त हो जाएगा। वह क्या कहलाता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट अपना, तो जब किसी चालक में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, यह क्या है, मैग्नेटिक प्रभाव। ठीक है, और सभी जो मोटर वगैरह हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करती हैं। ठीक है, एक रे इफेक्ट होता है, ठीक है, किरणीय प्रभाव, और एक अपना हीटिंग इफेक्ट होता है, उसमें प्रभाव। ठीक है, ये 4 प्रभाव होते हैं, उसमें एक रासायनिक प्रभाव है जो सेल एंड बैटरी के अंदर काम आएगा अपना। तो देखो रासायनिक प्रभाव, अब देखो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जब किसी विलयन में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या डेफिनेशन दोगे, जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके वह अपने आयन से विभक्त हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और जो सेल एंड बैटरी में यही प्रभाव काम आता है। ठीक है, अब देखो इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट। एक तो क्या होता है, अब इसमें अगला है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रोलाइट एक तरह से विलयन होता है। क्या होता है, विलयन होता है। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और इसके अंदर, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे अपन, ऐसा विलयन जिसमें से अपन विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस विलयन की जो संरचना है वो परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाए, उसकी क्या हो जाए, संरचना परिवर्तित हो जाए, संरचना में परिवर्तन आ जाए, तो वह क्या कहलाता है अपना, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। संरचना परिवर्तन हो जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो सेल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट मुख्य होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट के बिना सेल और बैटरी का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट एक मुख्य पार्ट होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें विद्युत धारा एक विलयन होता है। ठीक है, जो पेस्ट लिक्विड के रूप में हो सकता है, लुगदी के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसकी संरचना में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे अपन, ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में परिवर्तन हो, वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और यह अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन होता है। ठीक है, अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, उनमें किसी प्रकार का ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोड, अब होते हैं इलेक्ट्रोड। पहले तो ये देखो वोल्टामीटर,
वोल्टामीटर किसे कहते हैं? देखो वोल्टामीटर एक पात्र होता है जिसमें विद्युत रासायनिक अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। ठीक है, एक पात्र होता है ऐसे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के रूप में मान लो। ठीक है, और दो छड़े होती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो छड़े होंगे। तो ये जो पात्र होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? अपना वोल्टामीटर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? वोल्टामीटर। ये जो पात्र, जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है वह क्या कहलाता है? वोल्टामीटर। वैद्युतिक अपघटन किसे कहेंगे अपन? ठीक है, वैद्युतिक अपघटन किसे कहेंगे? किसी अकार्बनिक अम्ल में, अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह अपनी संरचना में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रभाव का कहते हैं वैद्युतिक अपघटन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, और यह जिस पात्र में संपन्न की जाती है उसको क्या बोलते हैं अपने? वोल्टामीटर बोलेंगे। ठीक है, वोल्टामीटर। अब देखो इलेक्ट्रोड, वोल्टामीटर के बाद में होते हैं अपने इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोड देखना ध्यान से, ये अपना क्या है? वोल्टामीटर है। ये जो पात्र है, पोर्ट है, ये वोल्टामीटर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? ये एक विलयन है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो छड़े होंगे, दो छड़े होंगी। शील्ड होगा यहाँ से। देखो दो छड़े हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये तो क्या हो गया? पात्र जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है वह तो क्या हो गया? वोल्टामीटर। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? जिस इस वोल्टामीटर के अंदर जो इस पात्र में जो डाला जाता है उसको अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब देखो ये जो छड़े हैं इनको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोड। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, माइनस वाला इसको बोलते हैं अपन एनोड, एनोड, एंड ये होता है, सॉरी, ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड। ठीक है, एनोड और कैथोड दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं या छड़ें होती हैं जिनके कारण इसमें इसके टर्मिनल बोल सकते हैं एक तरह से अपन सेल के। ठीक है, तो ये दो छड़ें होती हैं जिनसे विद्युत धारा का ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? देखो इलेक्ट्रोलाइट में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो छड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनके माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट में अपन बोल सकते हैं कि जिन छड़ों के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उनको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। एनोड किसे कहेंगे? वह छड़, वह इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलती है। कहाँ जाती है? बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। वह क्या कहलाता है? एनोड। और कैथोड के द्वारा वह इलेक्ट्रोड या छड़ जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवेश करती है। धारा क्या करती है? अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, एनोड क्या होगा? एनोड वह होगा जिसके कारण विद्युत धारा विलयन के बाहर निकलती है। ठीक है, विद्युत धारा, एनोड वह होता है जिसके द्वारा विलयन से बाहर निकलती है क्या? विद्युत धारा।
तो एनोड जो है वह छड़ होती है जिस छड़ के द्वारा जो अपनी विद्युत धारा है वो विलयन से इससे बाहर निकलती है। इससे तो क्या आती है, बाहर निकलती है, और इससे प्रवेश करती है। ये ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनोड और कैथोड टर्मिनल बोल सकते हैं, छड़ बोल सकते हैं, जिनके द्वारा विद्युत धारा बाहर और अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये दो छड़ होंगे, इनको अपन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और विलयन के अंदर ये डूबी हुई होंगी, ऊपर टर्मिनल होंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो प्रत्येक सेल में अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग मटेरियल होगा ये, तो वो अपन आगे सेल पढ़ेंगे जब आ जाएगा अपना सारा। ठीक है, अब देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे चलते हैं अपन, विद्युतीक अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिस विद्युतीक अपघटन क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैद्युतिक अपघटन, वैद्युतिक अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वैद्युतिक अपघटन। ये वैद्युतिक अपघटन की एक क्रिया होती है। ठीक है, ये इसका सिद्धांत भी है, फेराडे ने दिया था वैद्युतिक अपघटन। ठीक है, वैद्युतिक अपघटन, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में पदार्थ को जल आदि विलयन में पदार्थ में घोला जाता है तो वह अपने आयंस में विभक्त हो जाता है। इनकी यह दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी या जल में, ठीक है, पानी आदि में घोला जाता है तो वह अपने आयंस में विभक्त हो जाता है। यह क्या कहलाता है, वैद्युतिक अपघटन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसे वैद्युतिक अपघटन कहते हैं और इस क्रिया को वैद्युतिक अपघटन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे विभक्त हो जाता है, इनमें दो प्रकार के आयंस होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, ये अपन को पता है कि धनायन आयंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। एक होते हैं पॉजिटिव आयन और एक होते हैं नेगेटिव आयन, जैसे H2SO4 है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो देखो इसमें क्या होगा, H ये प्लस का होगा। ठीक है, ये जो H है ये तो प्लस का हो जाएगा, प्लस SO4 है। ठीक है, वो किस में होगा, माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो दोनों, एक क्या था, ये विलयन था। ठीक है, इसमें ये अपने अपने आयन में विभक्त हो गया। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन प्लस सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या प्लस, ये तो हो गया हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड है, तनुगंधक अम्ल, तनुगंधक अम्ल, इसका अपघटन करेंगे अपन। तो हाइड्रोजन है वो प्लस आयन में, और जो अपना सल्फर है, ठीक है, सल्फेट है, वो माइनस आयन में। ये हो गया सल्फेट, ये किस में, माइनस आयन में विभक्त हो जाएगा। और हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव आयन में। ऐसे यदि अपन कॉपर सल्फेट का देखेंगे, CuSO4। ठीक है, CuSO4 में जो कॉपर है अपना Cu, वो तो क्या हो जाएगा, प्लस आयन में, और जो सल्फेट है कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें कॉपर, ठीक है, प्लस सल्फेट, CuSO4 सॉरी, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब SO, ठीक है, SO4 इसके क्या हो जाएंगे, ये माइनस आयन हो जाएंगे। तो देखो वैद्युतिक अपघटन उसे कहेंगे किसी अकार्बनिक विलयन में, जल आदि विलयन में अपन को घोला जाता है। ठीक है, तो देखो कोई विलयन है, उसको जल आदि में मिलाएंगे तो वो अपने आयंस में विभक्त हो जाएगा। यह क्रिया क्या कहलाएगी, वैद्युतिक अपघटन की क्रिया कहलाएगी। जैसे H2 है अपना तनुगंधक अम्ल है, उसमें हाइड्रोजन प्लस सल्फेट से मिलकर बनता है ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन हो जाएंगे और सल्फेट ऋणायन। यदि इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये इस कंडीशन में विभक्त हो जाएंगे। तो जो आयंस है वो धनायन और ऋणायन बोलेंगे, धनायन कहलाएंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट है, उसमें भी जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा और सल्फेट है वो माइनस की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये दोनों छड़ों पर, यदि इलेक्ट्रोलाइट में बात करें तो अपन अलग अलग दोनों छड़ों की ओर ये
इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या कहलाएंगे इसमें, यही क्या कहलाते हैं वैद्युतिक अपघटन। ये किसने दिया था, फेराडे ने दिया था। ठीक है, अब देखो वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर वही चीज है जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वोल्टामीटर। जिस पात्र में, ठीक है, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर जिस पात्र में यह क्रिया संपन्न की जाती है उसको क्या बोलेंगे अपन, वोल्टामीटर। एक पात्र होता है, ठीक है, एक पात्र होता है जो कांच की जार या चीनी मिट्टी का बना होता है। वोल्टामीटर किसका बना होता है, कांच की जार या चीनी मिट्टी। ठीक है, कांच की ठोस जार होती है या चीनी मिट्टी से, यह चीनी मिट्टी से बना एक बड़ा टैंक होता है। ठीक है, एक तरह से बाल्टीनुमा होता है, कांच की जार या चीनी मिट्टी का बना होता है, जिसके अंदर अपन ये जो विलेन है, केमिकल है, डालते हैं। ठीक है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। दो छड़े होते हैं इलेक्ट्रोड, जो एनोड और कैथोड होंगे, और अंदर जो प्रक्रिया होगी वो आयंस और ऋण आयन में परिवर्तन हो जाएंगे। वो जो लिक्विड फॉर्म में जो भी केमिकल है वो अपने आयंस में विभक्त हो जाएगा। धन आयन एक साइड आ जाएंगे, ऋण आयन एक साइड आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया इसमें चलती है और इसी क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, वैद्युतिक अपघटन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो धनायन, आयंस किसे कहेंगे अपन, आयंस घोलने पर अब धन और ऋण आयन में, यानी किसी केमिकल को जल आदि विलयन में घोलने पर क्या होगा, उसके अंदर जो आयंस है वो धनायन है वो धन प्लस की ओर और ऋणायन माइनस की ओर इकट्ठे हो जाएंगे। यह क्रिया, यह किसी, इसे क्या कहते हैं, आयंस बोलेंगे। ठीक है, आयंस बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलयन में से, जल आदि विलयन में घोलने पर वह धन तथा ऋण आयंस में विभक्त हो जाता है, जो मूलक या आयंस कहलाते हैं। यह प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और आयंस मुख्य दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, ये जो धनायन है और ऋणायन, ये दो प्रकार के होंगे। एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया। ठीक है, धनायन, देखो धनायन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयंस, इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर जाने वाले आयंस क्या कहलाएंगे, धनायन। कैथोड की ओर जाने वाले ऋणायन, कैथोड की ओर जाने वाले, कैथोड की ओर जाने वाले आयंस क्या कहलाएंगे, धनायन। ये किस ओर जाएंगे, कैथोड की ओर, कैथोड की ओर। और एनोड की ओर, एनोड की ओर जाने वाले आयन, एनोड की ओर, ये क्या करेंगे, एनोड की ओर जाएंगे। एनोड की ओर जाने वाले आयन क्या कहलाएंगे, ऋणायन कहलाएंगे। एनोड की ओर जाने वाले आयन ऋणायन कहलाएंगे। अब देखो धारा प्लस से माइनस की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलता है। ठीक है, तो माइनस से जो माइनस आयन है वो तो किधर चले जाएंगे, ठीक है, जो ऋणायन है वो तो धनायन की ओर, और जो ऋणायन है वो धनायन की ओर आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों में विपरीत होता है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट देखो, धनायन है वो कैथोड की ओर जाने वाले आयंस क्या कहलाएंगे, धनायन, और एनोड की ओर आने वाले क्या कहलाएंगे, ऋणायन। ठीक है, ये आयंस होंगे जो दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, और यह इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, आयनीकरण। जब किसी विलयन में, जल आदि विलयन में मिलाया जाता है, जल आदि विलयन में घोला जाता है, तो वह अपने आयंस में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयनीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी किसी विलयन का धनायन तथा ऋणायन में विभक्त होना क्या कहलाता है, आयनीकरण कहलाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी अपनी, वैद्युतिक अपघटन की, ये सारी जो प्रक्रिया है वो वैद्युतिक अपघटन के द्वारा ही संपन्न की जाती है। ठीक है, ये होता है। अब देखो फेराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियम इंपॉर्टेंट है। फेराडे ने दो नियम दिए थे विद्युतिक अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस के रिलेटेड। ठीक है, वो दोनों नियम अपन देखते हैं। देखो फेराडे के विद्युत, फेराडे is a law of electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस
फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधित नियम, वैद्युतिक अपघटन संबंधित नियम, ठीक है, फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधित नियम। देखो दो नियम दिए थे, इसमें एक नियम को अपन बोलेंगे प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। प्रथम नियम ध्यान से देखना, देखो किसी इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। देखो किसी इलेक्ट्रोलाइट में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें रासायनिक क्रियाएं होंगी और उसके द्वारा एक पदार्थ है वो इकट्ठा होगा, ठीक है। तो विलयन से क्या होगा, वो मुक्त होगा, जो पदार्थ है वो विलयन से मुक्त होगा। तो उस पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा और तथा धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, अर्थात m प्रोपोर्शनल IT। इसको अपन कैसे बोलेंगे, m प्रोपोर्शनल I इंटू टी, ठीक है। देखो किसी विलयन से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m होता है, मास यानी द्रव्यमान, विद्युत धारा की मात्रा को I इंटू टी होता है, ठीक है। विद्युत की मात्रा यानी कितने समय तक कितने विमान की विद्युत धारा प्रवाही है, क्या कहलाएगी, उसकी मात्रा कहलाएगी, ठीक है। तो I इंटू टी के समानुपाती होता है। क्या प्रथम नियम क्या कहता है फैराडे का, कि जब किसी विलयन के मुक्त हुए पदार्थ की, इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। अपन ये बोल सकते हैं सीधा कि फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, मास जो है उसका द्रव्यमान होगा वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। ये सब अपन इसको बोल सकते हैं, ये क्या इसका प्रथम नियम है, ठीक है। और यदि इसमें देखो Z है वो एक रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ग्राम प्रति कूलाम में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन Z लेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसकी डेफिनेशन आगे आ जाएगी, m प्रोपोर्शनल, इसको ZIT भी बोल सकते हैं अपन, IT, ठीक है। अब ये Z क्या है, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, तुल्यांक यानी कितने मान की विद्युत धारा, ये ग्राम प्रति कूलाम में, ग्राम प्रति कूलाम में, यानी कितने आवेश पर कितने ग्राम का जो है, कितने आवेश, वो कितने ग्राम का कितना आवेश पर वो अनुपात है इसका, इसको बोलते हैं अपन ग्राम प्रति कूलाम। और ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, इसकी डेफिनेशन आगे आ जाएगी, अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो देखो m बराबर IT, ये विद्युत धारा की मात्रा हो गई, और Z भी मिला लेंगे अपन, तो ये कंप्लीट बनेगा जो द्रव्यमान है प्रथम नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो ZIT के बराबर हो जाएगा, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अपना है सेकंड नियम, ठीक है, द्वितीय नियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड नियम, द्वितीय नियम, ठीक है, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युतिक अपघटन संबंधित दो नियम थे। प्रथम नियम m बराबर ZIT है, ठीक है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। इसमें देखो यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय के लिए विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, ठीक है, उसके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात देखो एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय के लिए, एक मान की विद्युत धारा यानी जो धारा होगी वो भी समान होगी, टाइम भी क्या होगा, समान होगा। एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय के लिए विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाती है, तो उनके द्वारा, उन सभी के द्वारा जो मुक्त हुए पदार्थ है उसका जो द्रव्यमान है वो उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अर्थात m बराबर है m1
प्रोपोर्शनल W1, M2 प्रोपोर्शनल W2 और M3 प्रोपोर्शनल W3। ठीक है, ये क्या हो गया, M1 प्रोपोर्शनल W1, ये जो मास द्रव्यमान हो गया, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, W पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है ये। अब इसको अपन M1 बटा W1 बराबर M2 बटा W2 बराबर M3 बटा W3 ऐसे भी अपन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये एक समीकरण हो गया अपना कंप्लीट। यहाँ पे M1 M2 M3 ये प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट में से मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है, और W1 क्या है यहाँ पे, W1 W2 W3। ठीक है, ये है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये है पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, मुक्त हुए पदार्थ का, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, ये द्वितीय नियम क्या कहता है कि ये क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय के लिए विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित की जाए तो उनमें जो पदार्थ मुक्त होगा उसका जो द्रव्यमान है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होगा, अर्थात M1 प्रोपोर्शनल W1, यानी जो मास द्रव्यमान है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो M1 W1 अपन ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया, और ये मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। दोनों नियम बता दिए, दोनों नियम समझ में आने चाहिए आपको। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो दोनों नियम थे M प्रोपोर्शनल ZIT। ठीक है, जो प्रथम नियम क्या कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें पदार्थ में जो इलेक्ट्रोलाइट में जो मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z, ठीक है, और समय तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। जबकि सेकंड क्या कहता है, यदि एक ही मान की विद्युत धारा विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में एक ही समय के लिए विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाती है तो उसके पदार्थ में, इलेक्ट्रोलाइट में से मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है, अर्थात M1 प्रोपोर्शनल W1, ठीक है, और M2 प्रोपोर्शनल W2। ये W1 W2 ये क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है पदार्थ के। ठीक है, M1 है वो प्रथम पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइट में से मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, सेकेंड थर्ड ऐसे। ठीक है, तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों नियम कंप्लीट हो गए। अब देखो अपना इसके आगे विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, सॉरी, विद्युत अपघटन के यूज, क्या क्या उपयोग हैं, अपन इलेक्ट्रोलाइसिस का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के यूज, इलेक्ट्रोलाइसिस के उपयोग, वैद्युतिक अपघटन के उपयोग, वैद्युतिक अपघटन के उपयोग। ठीक है, देखो वैद्युतिक अपघटन है जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो अपन ने समझ लिया। इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, देखिए एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत रंजन बोलते हैं, विद्युत रंजन, इलेक्ट्रो ठीक है, विद्युत रंजन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, विद्युत रंजन। अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, किसे कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत रंजन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना, दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, लेकिन ये संभव किससे है, वैद्युतिक अपघटन से ही संभव है कि विद्युत रंजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये वैद्युतिक इलेक्ट्रोलाइसिस से ही संभव है। ठीक है, तो देखो यदि अपन को
देखो यदि चांदी एक तरफ से पित्तल पे, ठीक है, एक तरफ से अपन पित्तल की प्लेट लेते हैं, ठीक है, ये पित्तल की प्लेट है। सबसे पहले अपन देखते हैं, ठीक है, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। अब देखो किस कंडीशन में होता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में देखना, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? ये अपना क्या हो गया, एक तरह से ये क्या हो गया, पात्र हो गया, ठीक है, ये तो हो गया वोल्टामीटर, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें देखो दो छड़े होंगे, एनोड और कैथोड, ठीक है, ये होगी एनोड और ये होगी अपनी कैथोड। इसको अपन थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, चलो एक बार। दूसरा लेके उमर, ठीक है। देखो ये अपना क्या है, ये है अपना इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर लिक्विड के रूप में, ये है वोल्टामीटर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, दो धातु लेनी है, ठीक है। मान लो एक अपन ने ले लिया पित्तल, ठीक है, ब्रास, इसको बोलते हैं पित्तल, ठीक है। एक ले लिया अपन ने सिल्वर, इसको बोलते हैं चांदी। यानी ब्रास की कोई छड़ है, ब्रास की कोई प्लेट है पित्तल की, उसके ऊपर अपन चांदी की परत चढ़ानी है। तो अपन देखो इन दोनों को किस कंडीशन में रखेंगे, ठीक है। ये जो दो हैं ये धातु हैं, अलग अलग हैं, एक के ऊपर अपन की इसकी परत चढ़ानी है। तो देखो अपन को कैथोड के रूप में, ठीक है, कैथोड के रूप में क्या लेना है, पित्तल। तो ये हो गया, मान लो अपना कैथोड है, ये है माइनस, ठीक है, ये प्लस है, इसको बोलते हैं अपन कैथोड, कैथोड, ठीक है। ये कैथोड हो गया। यहाँ पे क्या होगी, ये जो प्लेट है ये किसकी है, ब्रास प्लेट, ठीक है, पित्तल की प्लेट हो गई, ठीक है। और अब एनोड के रूप में अपन क्या लेंगे, सिल्वर की, ठीक है, सिल्वर की प्लेट जो है वो एनोड के ऊपर रखेंगे अपन, ये हो गया अपना सिल्वर की, ठीक है, ये है सिल्वर की, ये है सिल्वर, ये है एनोड, ठीक है, सिल्वर एनोड। अब देखो अपन इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो सिल्वर की जो आयन है, यानी कैथोड किसे कहेंगे अपन, ठीक है, कैथोड किसे कहेंगे, जिससे क्या करती है, विद्युत धारा बाहर निकलती है, ठीक है, अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। तो ये जो आयन्स हैं ये किधर जाएंगे, सिल्वर का जो है वो इस साइड चला जाएगा और इससे इस साइड आ जाएंगे। तो धारा इस साइड बहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इससे इस साइड जाएंगे, किस, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। अपनी जो धारा प्लस से माइनस की ओर चलेगी। तो ये क्या होगा, ये जो पित्तल है, ब्रास है, इसके ऊपर इस सिल्वर के परत चढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये किससे संभव है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, वैद्युतिक अपघटन से ही संभव है ये चीज, ठीक है। तो इसको अपन एक तरह से, ये क्या है अपना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उदाहरण है, ठीक है। इस तरह कंडीशन होगा। अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा इसमें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, जो जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, उसको अपन किस पे लेंगे, प्लस पे, और जिसके ऊपर चढ़ाई जाएगी उसको माइनस पे। अब ये पित्तल और ब्रास, यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो अपन को ये ध्यान रखना है
कि जिसकी परत अपन चढ़ा रहे हैं उसको तो अपन को किस पे रखना है, एनोड पे, और जिस पर परत चढ़ा रहे हैं उसको कैथोड पे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा इसमें। और एक ये किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वैद्युतिक अपघटन का उपयोग है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, एक तरह हो गया विद्युत मुद्रण। ठीक है, विद्युत मुद्रण हो गया। इलेक्ट्रोटाइपिंग वही है, इसके ऊपर कोई वर्ड रख देंगे अपन और वो इसके ऊपर टाइप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे जा करके कोई ऐसे कैसे लिखी हुई वर्ड हैं वो इसके ऊपर जाकर टाइप हो, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोटाइपिंग विद्युत मुद्रण। ठीक है, एक तो क्या होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक यूज तो, दूसरा है इलेक्ट्रोटाइपिंग। ये तो रंजन, विद्युत रंजन। ठीक है, यह है विद्युत मुद्रण। ठीक है, यह है विद्युत मुद्रण। ये क्या है, विद्युत मुद्रण है। अब देखो और एक होता है धातु शोधन, 3 नंबर का धातु शोधन। और एक होता है धातु निष्कर्षण। ठीक है, धातु निष्कर्षण। अब देखो धातु शोधन, धातु को एक धातु से दूसरी धातु को अलग करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, धातु शोधन कहलाता है। ठीक है, एक धातु से दूसरी धातु को अलग करना। और धातु निष्कर्षण, धातु को साफ करना। ठीक है, धातु को निष्कर्षण यानी धातु के ऊपर जो जंग वगैरह है, जो भी ऑक्साइड वगैरह है, उसकी परत को हटाना, उसको साफ करना। ठीक है, चमकदार बनाना। ठीक है, ये कहलाएगा धातु निष्कर्षण में। तो ये 4 यूज हैं किसके, इलेक्ट्रोवैद्युतिक अपघटन के। और एक इलेक्ट्रोलाइसिस कैपेसिटर भी आता है, उसका भी इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 5 नंबर पे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर संधारित्र बोलते हैं इसको, जो फैन में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर संधारित्र, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के यूज हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत रंजन हो गया। ठीक है, यानी ये एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने को विद्युत रंजन। और इलेक्ट्रोटाइपिंग होता है विद्युत मुद्रण। ठीक है, और धातु शोधन, एक धातु को दूसरी धातु से अलग करना। ठीक है, धातु निष्कर्षण, धातु को साफ करना, चमकदार बनना। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रोलाइट में जो कैपेसिटर के संधारित्र के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। ठीक है, ऐसे इसका यूज हो गया। उसमें क्या होता है, केमिकल का अपन यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं उसमें संधारित्र में। तो ये क्या होता है, इसका एक तरह से यूज हो गया। ठीक है, अब देखो रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट, रासायनिक केमिकल इक्विवेलेंट होता है रासायनिक तुल्यांक, केमिकल इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक देखो, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग द्रव्यमान से संयुक्त अथवा मुक्त होता है, वह उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। रासायनिक तुल्यांक परमाणु भार बटा संयोजकता से लेते हैं अपन। रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट, CE, परमाणु भार बटा संयोजकता, ये सूत्र होता है इसका। यानी परमाणु भार बटा तथा संयोजकता के अनुपात को भी अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक तुल्यांक। या वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग से मुक्त होता है या उससे मुक्त होता है, द्रव्यमान से संयुक्त अथवा मुक्त होता है। किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन के एक भाग से संयुक्त अथवा मुक्त होता है, वह उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। रासायनिक तुल्यांक परमाणु भार बटा संयोजन से ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। देखो ऑक्सीजन है अपना, ऑक्सीजन, उसका परमाणु भार क्या है, 16। ठीक है, और
संयोजकता 2 है तो उसका रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, इस तरह से चांदी का रासायनिक तुल्यांक लें अपन। ठीक है, तो चांदी का रासायनिक तुल्यांक लेंगे तो चांदी का परमाणु भार 108 नंबर है और इसकी 108 सिल्वर का। ठीक है, और 1 है संयोजकता, तो ये क्या आएगा 108। ठीक है, तो चांदी का रासायनिक तुल्यांक क्या होगा, 108। ठीक है, कॉपर का लें अपन, कॉपर का लेंगे तो 63 है परमाणु भार उसका, 63 है कॉपर का, Cu का, कॉपर का, और 63 और इसका बटा है 2। ठीक है, संयोजकता इसकी होती है 2, तो 31.5 क्या आ गया इसका, क्या गया रासायनिक तुल्यांक। तो इस तरह से अपन रासायनिक तुल्यांक की गणना करते हैं। ठीक है, परमाणु भार बटा संयोजकता का अनुपात क्या होगा, रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, परमाणु भार जैसे इसका है, सिल्वर का 108 है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का ये है, ऑक्सीजन का जैसे 16 है और संयोजकता 2 है तो 8 आ गया, इसका क्या हो गया रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं, ये आप इस सूत्र ध्यान में रखना। अब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब है इलेक्ट्रोकेमिकल, ELECTRO, ये हो गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, एक तो रासायनिक तुल्यांक होता है, एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, देखना। किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलाम्ब आवेश 1 एम्पीयर सेकेंड द्वारा विलयन से संयुक्त होता है अथवा उससे मुक्त होता है, वह उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलाम्ब आवेश द्वारा विलयन से मुक्त होता है वह क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको M बराबर ZIT, वही है M बराबर ZIT से लिखते हैं। ठीक है, उससे मुक्त होता है, पदार्थ से मुक्त होता है तो M बराबर ZIT। ठीक है, M बराबर वही है अपना प्रथम नियम, M बराबर Z इंटू I इंटू T। ठीक है, तो यहाँ पे I है विद्युत धारा एम्पियर में, ये क्या है करंट, विद्युत धारा, धारा एम्पियर में, और T यहाँ पे है समय सेकंड में, और Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक ग्राम प्रति कूलाम्ब, तो M बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं Z। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को Z या M से अपन लेते हैं। ठीक है, तो ये है अपना विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, जो 1 कूलाम्ब आवेश से उससे मुक्त होता है किसी पदार्थ का 1 कूलाम्ब आवेश पर, वह द्रव्यमान जो 1 कूलाम्ब आवेश द्वारा विलयन से मुक्त होता है वह क्या कहलाता है, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। M बराबर ZIT लेते हैं अपन, और ये सूत्र होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अपने आगे रासायनिक सेल, रासायनिक सेल। रासायनिक सेल रासायनिक सेल, देखो रासायनिक सेल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले तो सेल किसे कहेंगे कि रासायनिक क्रिया को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो रासायनिक केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति सेल कहलाती है। ठीक है, जो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति सेल कहलाती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति सेल कहलाती है। ठीक है, जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप EMF पैदा करने वाली युक्ति होती है। ठीक है, रासायनिक सेल है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या करता है, EMF पैदा करता है। इसमें क्या होता है, EMF पैदा हो जाता है। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करता है, जिसके द्वारा ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, वो चाहिए अपन को। तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप
ऐसी युक्ति जो ईएमएफ उत्पन्न करती हो सेल कहलाती है, या सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी इसको बोलते हैं प्राथमिक सेल एंड सेकंड होता है अपना सेकेंडरी, इसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। दोनों में अंतर क्या होता है, देखो प्राइमरी सेल है, ठीक है, प्राइमरी सेल क्या होता है, इसकी जो रासायनिक क्रिया है वो